बिहार में भ्रमण पर आए प्रमुख यात्रियों को देखेंगे, किस राजा के समय में वो आए थे, किस उद्देश्य से आए थे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा। मेगास्थनीज आप सभी का फेवरेट, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कहाँ के थे ये? तो यूनान के थे। किनके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। फिर से कहाँ से आए थे? यूनान से। किसके द्वारा भेजे गए थे? सेल्यूकस निकेटर अपने दूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। और इन्होंने इंडिका में ही पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा था। क्वेश्चन बहुत बार आया, इसे 2-3 क्वेश्चन आ गया है, तो इस सारे फैक्ट पर एक बार नजर घुमा लीजिए, ठीक है। तो मेगास्थनीज यूनान से, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस निकेटर ने दूत के रूप में भेजा था, रचना इंडिका है, और पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा कहा था इन्होंने। अगला जो हमारा है वो है डायमेकस। डायमेकस किनके शासनकाल में आए थे? तो बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस। सीरियन नरेश एंटियोकस ने इनको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो डायमेकस को किसने भेजा था? तो एंटियोकस ने। कौन थे ये? तो सीरियन नरेश थे। अगला फैक्ट पर बढ़ते हैं, फाहियान के बारे में जान लेते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फाहियान किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त प्रथम? तो द्वितीय के दरबार में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, कभी कभी याद होना चाहिए आपको। अब आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाहियान के आने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों की खोज करना। नेक्स्ट, ह्वेनसांग। इनका अन्य नाम भी है, वो है चुआन चांग। ये एक अन्य नाम है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आए थे। इनको बहुत सारे नामों से भारत में जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ये सभी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। फिर से किनके शासनकाल में आए थे ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि, तीनों इन्हीं का नाम है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसका नाम क्या था? तो सी यू की। इत्सिंग के बारे में जान लेते हैं। चीन से संबंधित हैं इत्सिंग। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इत्सिंग आए थे। आगे धर्मा स्वामीन। धर्मा स्वामीन के बारे में, ये तिब्बत से आए थे, पाल शासक के समय में आए थे। इसके यात्रा वर्णन से ही यह जानकारी मिलता है कि 1197-98 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने, उसके बारे में इन्होंने अपने लिखा है यात्रा वर्णन में। तो ये कौन थे? धर्मा स्वामीन। आगे बढ़ते हैं। एक बार और वीडियो अगर आपको याद करना हो तो एक बार और सुन लीजिएगा, ज़्यादा याद होगा। फिर आते हैं, बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकात नासरी में मिन्हाज उस सिराज द्वारा 13वीं सदी में किया गया था। तो बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तबकात नासरी में मिन्हाज उस सिराज द्वारा कब किया गया था? 13वीं सदी में। बिहार शब्द का और प्रयोग विद्यापति ने भी किया है। कहाँ? कृतिलता में, 14वीं सदी में। बिहार के संदर्भ में प्रथम शब्द के रूप में जानकारी शतपथ ब्राह्मण से हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह नामक राजा का उल्लेख किया गया है, जिसने मिथिला साम्राज्य की आधारशिला रखी थी, और उसी के संदर्भ में बिहार का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं। अगला है, टैवर्नियर ने, जो फ्रांसीसी यात्री था, 17वीं सदी में पटना के संदर्भ में कुछ बातें कहा। क्या क्या कहा? सुन लीजिए। मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहा पटना को। साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी पटना को कहा गया। तो 2 तथ्य टैवर्नियर ने कहा पटना को लेकर कि मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। तो आज बिहार से संबंधित इतना ही फैक्ट। आशा करता हूँ ये जो फैक्ट हैं आपको लिए आने वाले एग्जाम के लिए काम आएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। आज के सीरीज पर आते हैं, बिहार स्पेशल 5 मिनट सीरीज पर, जिसमें ऐतिहासिक अवशेष एवं स्थान को देखेंगे बिहार के संदर्भ में। बात किया जाए पूर्व पाषाण युग के अवशेष का, तो 2 जगह पर मिलता है बिहार में। यह मुंगेर के भीम बांध में मिलता है और गया के जेठियम में मिलता है। तो पूर्व पाषाण युग के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मुंगेर और गया में। अगला, मध्य पाषाण युग के अवशेष की बात किया जाए तो ये मुंगेर और गया में मिलता है, सेम जगह पे मिलता है। तो
पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के अवशेष एक ही जगह मिलते हैं। नव पाषाण युग के अवशेष की बात किया जाए तो ये चिरांद में मिलता है जो सारण में पड़ता है, चेचर में मिलता है जो वैशाली में पड़ता है। इन दिनों को 2500 से 1500 बीसी का माना जाता है, मतलब ये अवशेष को माना जाता है जो चिरांद और चेचर में मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, चिरांद कहाँ है, सारण में है, चेचर कहाँ है, वैशाली में, पूछ देता है कभी कभी। ताम्र पाषाण युग के अवशेष की बात कर लें तो ये 4 जगहों पर मिलता है। चिरांद जो सारण में हमने देखा, चेचर वैशाली में, सोनपुर जो गया में पड़ता है, फिर से देख लीजिए, सोनपुर वो वाला नहीं जहाँ मेला लगता है, गया के एरिया की बात कर रहे हैं, मनेर जो पटना में पड़ता है। तो ताम्र पाषाण युग के अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर में मिलते हैं। अगला सैंधव युग के अवशेष की बात किया जाए तो ये सोनपुर, गया वाला, चिरांद, ओरियम और राजगीर में मिलता है। ओरियम कहाँ पड़ता है, भागलपुर एरिया में पड़ता है, और यहीं से काले व लाल मृदभांड मिलते हैं सैंधव युग के। अगला है मौर्यकालीन अवशेष की बात किया जाए तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख मिलते हैं, तीनों जगह अभिलेख मिलते हैं, और इसमें गुप्तकालीन सिक्के एवं महाज सिक्का मिलता है इस अवशेष के रूप में। बात किया जाए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का तो 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। अवशेष का खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद और 10 गणराज्य की बात कहाँ की गई है, तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में किया गया है, जिसमें 3 शक्तिशाली महाजनपद जो थे बिहार में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कौन कौन, बज्जी संघ, अंग और मगध। तो बज्जी, अंग और मगध 3 जो थे 16 महाजनपदों में, 3 बिहार में थे। इसमें पहले की बात कर रहा हूँ जो है बज्जी संघ। बज्जी संघ 8 राज्यों का एक संघ था जिसका राजधानी कहाँ था, वैशाली था। 8 राज्यों के संघ में 3 विख्यात थे। कौन कौन, तो एक कुंडग्राम का ज्ञात्रिक, वैशाली का लिच्छवी और मिथिला का विदेह। तो बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था जिसमें 3 संघ विख्यात थे। कौन कौन, तो कुंडग्राम का ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। बात करें बज्जी संघ का तो वर्तमान बिहार राज्य को आप देख रहे हैं, इसके 5 जिलों में यह बज्जी संघ फैला हुआ था, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा। तो ये 5 जिले हैं जो बज्जी संघ से जुड़ते हैं। साथ ही वैशाली तो राजधानी ही था, और वैशाली के बारे में कुछ बातें जो आपको जानना चाहिए। 6ठी शताब्दी का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, लिच्छवियों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ये जुड़ते चला जाएगा, या स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब समझ में आएगा। लिच्छवी दुनिया के सबसे पहले गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था यह गणराज्य। और लिच्छवियों के बारे में बात किया जाए तो लिच्छवियों की स्थापना इक्ष्वाकु पुत्र विशाल ने किया था। ठीक है, आगे किया जाए तो बुद्ध का संबंध शाक्य से था और महावीर का संबंध लिच्छवियों से था। तो लिच्छवी को आगे बढ़ा रहे हैं, स्थापना इक्ष्वाकु पुत्र विशाल ने, और आगे बढ़े तो महावीर का संबंध लिच्छवियों से था, जबकि बुद्ध का संबंध कंफ्यूज न हो इसलिए डाल दिया मैंने, शाक्य से था। आगे बढ़े तो आपको एक और उदाहरण याद होगा अगर आप कभी भी इतिहास पढ़े होंगे तो, लिच्छवी के बारे में, कि राजा चेटक के पुत्र चेल्हना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था, और ये लिच्छवी के ही राजा थे। कौन, चेटक, उन्हीं के चेल्हना जो पुत्री थी उनका विवाह बिंबिसार से हुआ था। आपको एक बार पता होना चाहिए, चेटक की बहन थी त्रिशला जो महावीर की माता थी, महावीर स्वामी की। एक और फैक्ट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आम्रपाली के बारे में। लिच्छवी की नृत्यांगना थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और बिंबिसार का दिल इन पर आ गया था, तो बिंबिसार ने लिच्छवियों से जीतकर इनको राजगृह लाए थे। बाद में महात्मा बुद्ध ने बिछुनी के रूप में इनको संघ में प्रवेश दे दिया था। तो ये था आम्रपाली के बारे में। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें आपको मिल गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये फैक्ट याद रहेंगे। और विशेष के लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं पीडीएफ एक ही बार प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ते चले जाइए, नीचे लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो मिनट सीरीज पर कल हमने बज्जी संघ को देखा था। बज्जी संघ में वैशाली के पार्ट को हमने देख लिया था, मतलब उसका से संबंधित विभिन्न फैक्ट से जुड़ गए थे। आज बज्जी संघ में विदेह को देखेंगे, लेकिन कल मैंने बताया था कि 3 महाजनपद बिहार में स्थित है, एक बज्जी, एक अंग और एक मगध। अंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भागलपुर जिला और मुंगेर जिला का जो पार्ट है वो अंग का पार्ट था, मतलब भाग था।
वर्तमान समय में विदेह का चर्चा करें तो वर्तमान समय में मिथिला के प्रदेश एवं नेपाल के तटवर्ती मधेसी जो क्षेत्र आते हैं, मधेसी का आप नाम सुनते होंगे, मधेसी आंदोलन भी हुआ था, याद कीजिए। तो ये विदेह क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र? मिथिला का क्षेत्र और नेपाल का मधेसी क्षेत्र। विदेह की राजधानी कहाँ है? तो जनकपुरी है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ विदेह राज का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। विदेह वंश का प्रारंभ किसने किया था? तो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने किया था। तो इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने विदेह वंश का प्रारंभ किया था। विदेह राजवंश के 25वें शासक श्रीध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह किनसे हुआ था? अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, श्री राम से हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनक पुत्री सीता किस वंश से संबंधित है? तो विदेह राजवंश से संबंधित हैं। आगे है अंतिम राजा कौन थे विदेह के? तो ये थे करल जनक। करल जनक जो थे विदेह वंश के अंतिम शासक थे। आगे अंग की तरफ आते हैं। अंग महाजनपद के बारे में बता दूं कि इसकी राजधानी चंपा है और इसका प्रथम उल्लेख, यहाँ पर छूट गया है, अथर्ववेद में मिलता है इसका प्रथम उल्लेख। खैर मैं कंटेंट सुधार दूंगा। तो अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा का पुराना नाम क्या है? तो मालनी है। मालनी के वास्तुकार कौन थे? कौन इसको बनाए थे? तो ये बनाए थे महागोविंद। ह्वेनसांग ने चंपा का उल्लेख चिन्नप्पो के रूप में किया है। तो चंपा कहाँ की राजधानी है? अंग की राजधानी है। प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और पुराना नाम क्या है? मलनी, और मलनी के वास्तुकार महागोविंद। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है, हमने अभी बज्जी देख लिया, अंग देख लिया। अंग कहाँ? भागलपुर और मुंगेर में। अब मगध पर आते हैं। आज मगध का सिर्फ शीर्षक देख लेंगे, बाकी थोड़ा कंटेंट देखेंगे, बाकी मगध का शुरुआत कल से करेंगे। तो मगध के बारे में बोला जाए तो इसकी राजधानी गिरिब्रज है, जो आज राजगृह के नाम से जानते हैं हम लोग, राजगीर के नाम से भी जानते हैं। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। तो मगध के वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मगध का क्षेत्र अभी कौन से जिलों में पड़ता है? तो पटना, गया और शाहाबाद, इन तीनों क्षेत्रों में मगध का क्षेत्र पड़ता है। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, दोनों कॉमन है, याद रखिएगा। आगे है जैन साहित्य में बिंबिसार को छेनिक की संज्ञा दी गई है। तो छेनिक की संज्ञा कहाँ दिया गया है बिंबिसार को? तो जैन साहित्य में दिया गया है। अब मगध साम्राज्य का विस्तार देख लें या वंशवाइज विस्तार देख लें तो पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं और नंद वंश के संस्थापक महानंदिन हैं, जिनको महापद्म नंद भी कहा जाता है। तो आज यहीं तक हम लोग देखते हैं। फिर से आप देख लीजिएगा कि मगध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है और अंग का भी जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया जाता है। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर वीडियो का पार्ट बड़ा कर दीजिए। देखिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज लेकर चल रहे हैं, ये पर डे हो पाता है क्योंकि 5 मिनट का कोर्स है। लगातार बने रहिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। आज के टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने बिंबिसार को देखा था। मैं बता दूं उस क्लास में शायद मैं 544 से 492 ईस्वी बोला था, ईसा पूर्व होगा, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समकालीन थे ये। अजातशत्रु के बारे में पता ही होगा आपको, इनको भी पितृहंता बोला जाता है। और लास्ट क्लास में हमने अजातशत्रु पर समाप्त किया था। तो अजातशत्रु से आज शुरू कर रहे हैं। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। कुनिक के नाम से भी अजातशत्रु को जाना जाता है। तो अजातशत्रु का क्या नाम रखा गया है? कुनिक। आपको एक बात पता होना चाहिए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार की नीति जो बिंबिसार ने शुरू किया था उसको अजातशत्रु ने भी आगे बढ़ाया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत से 2 युद्ध किए। पहला युद्ध तो अजातशत्रु जीता, लेकिन दूसरा युद्ध प्रसेनजीत से जीत गए। लेकिन इस बीच अजातशत्रु को याद आया होगा कि यार वैवाहिक संबंध भी तो बचा हुआ है, तो फिर से उन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया और प्रसेनजीत की पुत्री बाजिरा के साथ विवाह किया उन्होंने। अजातशत्रु के मंत्री वस्कार की सहायता से लिच्छवी की राजधानी वैशाली को इन्होंने जीत लिया। इस तरह कौशल और वैशाली 2 को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। जैसा कि बिंबिसार
बौद्ध जैन दोनों को लेकर चल रहे थे, इन्होंने भी वही काम किया। इनके शासनकाल के ही 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो किनके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी राजगिरी यानी राजगीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सप्तकर्णी गुफा में। अब आपको याद होना चाहिए, जैन धर्म में पढ़ा रहा था 10 मिनट का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें, अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप नीचे चले जाइएगा, आपको 10 मिनट वीडियो सीरीज का वीडियो लिंक होगा, उसमें देख लीजिएगा। पहला जो अधिवेशन 5 अधिवेशन इसका हुआ है। सामान्यतः सभी पुस्तकों में 4 अधिवेशन दिया रहता है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुआ था पहला अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने की थी, इसलिए बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। उदयन को उभयभद्र भी कहा जाता था और इनका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा। तो उदयन को और क्या नाम से जाना जाता था? तो उभयभद्र के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त कहा गया। अब ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में पितृहंता और जैन धर्म में पितृभक्त कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उदयन जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, ये जैन धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे थे, बिंबिसार और अजातशत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन उदयन तक आते आते मैटर जैन धर्म के संदर्भ में चला गया। उदयन के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के साथ ही इन्होंने राजधानी स्थानांतरण कर दिया, मतलब कहाँ से उठाए कहाँ कर दिया? तो राजगिरी से लाकर पटना में राजधानी इन्होंने रखा। उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उनके पुत्रों द्वारा मरवा दिया। अब इनके तीनों पुत्रों को भी पितृहंता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अपने पिता का हत्या किया, इसलिए इस पूरे वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। तो उदयन के 3 पुत्र थे, पहला नागदशक, दूसरा अनिरुद्ध और तीसरा मुंडक। नागदशक को दर्शक भी बोला जाता है और यही अंतिम शासक हुए इस वंश के। दर्शक को शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ से शुरू हो जाता है फिर शिशुनाग वंश। तो हमने देखा कि किस तरह बिंबिसार से अजातशत्रु, अजातशत्रु से उदयन और उदयन से फिर हम लोग पहुँच गया नागदशक तक और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। लेकिन इसी संदर्भ में एक विश्वविद्यालय का नाम आता है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। मगध का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था तिलधक महाविद्यालय। तिलधक महाविद्यालय संबंधित अगर कोई पीटी फैक्ट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य से संबंधित रखता है तिलधक महाविद्यालय। इसका चर्चा जो है अपने यात्रा वृत्तांत में ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी किया था। हर्यक वंश द्वारा ही तिलधक महाविद्यालय का स्थापना भी किया गया था और ये तिलधक जो महाविद्यालय है वो नालंदा के समीप कहाँ है? तिल्लासा गांव में है। तो इससे संबंधित आज हमने फैक्ट देखे। अब हमारा मगध साम्राज्य में मतलब बिंबिसार, अजातशत्रु और हर्यक वंश तक पूरा समाप्त हो गया। अब शिशुनाग वंश में हम लोग आएंगे और आगे की चर्चा करेंगे। अब हम लोग बिहार फैक्ट को देखेंगे। हम लोग मगध साम्राज्य शुरू किए थे, उसी क्रम को आज बढ़ाएंगे। आज शिशुनाग वंश की बात करते हैं। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या है? तो इसका समय काल है 412 से 344 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक कौन है? तो यह है शिशुनाग। इनका समय काल क्या है? तो 412 से 394 BC। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राजा बनने से पहले शिशुनाग कहाँ के गवर्नर थे? तो ये काशी के थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। शिशुनाग कहाँ के गवर्नर थे? काशी के। शिशुनाग के समय मगध की 2 राजधानियां हुआ करती थी। कौन कौन सा? गिरिब्रज और वैशाली। तो शिशुनाग के समय मगध की कौन सी राजधानियां थी? गिरिब्रज भी था और वैशाली भी था। सिंहासन प्राप्त होने पर बड़ी सफलता उनको अवंती के रूप में मिला। अवंती को उन्होंने विजय प्राप्त किया। और आपको एक बात और पता चलना चाहिए कि अवंती के साथ ही वत्स जो राज्य था वो भी अवंती में मिला हुआ था। तो इस तरह उन्होंने अवंती और वत्स दोनों पर विजय हासिल कर लिया। शिशुनाग ने कौशाम्बी को भी जीता था, तो ये फैक्ट शिशुनाग से संबंधित था। उनके बाद राजा बनते हैं कालाशोक। कालाशोक एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका टाइम पीरियड है 394 से 366 BC। इनको काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है पुराणों में। तो उस कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना राजधानी बदल दिया। पहले जो राजधानी वैशाली हुआ करता था उसको पाटलिपुत्र कर दिए।
तो कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में बनाया। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ 383 BC में। और कहाँ पर हुआ द्वितीय बौद्ध संगति? तो ये वैशाली में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों हम लोग देख चुके हैं 10 मिनट वाले सीरीज में, उसका भी लिंक नीचे अवेलेबल है। सबका मीर थे इसके अध्यक्ष, और बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में स्थविर और महासंघिक में हुआ था। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। अब ये महापद्म नंद को एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बाद में हमको फिर पढ़ना है इनके बारे में। तो बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने किया था। कालाशोक के बाद 22 वर्षों तक ये शिशुनाग वंश चलता रहा इनके 10 पुत्रों के द्वारा। लेकिन अंतिम जो शासक हुए नंदी बंधन, या इनको महानंदी भी कहा जाता है, ये अंतिम शासक हुए किसके? शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश के बाद आता है नाम नंद वंश का। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं, और इनको उग्रसेन भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है नंद वंश का वो है 344 से 321 BC। आपको पता होना चाहिए भारतीय इतिहास का पहला ऐसा साम्राज्य था जो कुलीन वर्ग से संबंध नहीं रखता था। कौन सा? तो ये था नंद वंश। इसके पहले जितने भी मगध साम्राज्य में आए वो कुलीन वंश से थे। ये बोले जाते हैं कि महापद्म के वो ग्रंथों में नाई जाति का बताया जाता है, तो कुलीन से तो ये बिलोंग नहीं करते हैं, निम्न जाति से बिलोंग करते हैं। किससे? नाई से। आगे इसने प्रथम बार कलिंग पर भी विजय प्राप्त किया था। इसका उल्लेख खारवेल जो शासक थे कलिंग के, उन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया था। मगध का पहला शासक जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय प्राप्त की थी वो थे महापद्म नंद। अगला जो है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुए। आपको पता ही होगा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किनकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। सीरियल भी आ चुका है। और इसी के साथ मौर्य वंश की स्थापना भी हुई थी। नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो आक्रमण कर नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि नंद वंश का एक सैन्य बल बहुत फेमस था, वो था हस्ती सेना, और उससे सिकंदर के सैनिक घबरा गए, या यह कहिए थके हुए थे। उन्होंने ब्यास नदी को पार नहीं किया, और इस तरह सिकंदर के प्रकोप से या फिर सिकंदर हारने से, दोनों ही स्थितियां बन सकता था, बच गया। नंद वंश को जैन धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब ये जैन धर्म को मानते थे। और आपको पता होना चाहिए महापद्म के नंद के एक प्रसिद्ध मित्र हुआ करते थे, व्याकरण के महान विद्वान पन्नी। तो पन्नी किनके मित्र थे? महापद्म नंद के मित्र थे। सकडार और स्थूलभद्र जो जैन धर्म से संबंधित हैं, वो जैन मतावली मानते थे, जो भी इसी समय मतलब नंद वंश के समय ही नाम सुने जाते हैं इनके। तो ये सारे नंद वंश से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। कैसा लग रहा है ये सीरीज आप हमको ज़रूर बताइएगा। मैं विशेष वैज्ञानिक तरीके से इस सीरीज़ को चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी भूलना ना पड़े। सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर ही आपको याद होते चला जाए, इसलिए क्रम को मैंने एक डायग्राम वाइज शुरू किया है। तो जुड़े रहिए हमसे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो साथ ही मैं बता दूं, अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं बीपीएससी के संदर्भ में या यूपीएससी के संदर्भ में, तो आप हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रतिदिन के स्तर पर टेस्ट, क्लासेज और ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। इसके साथ ही वीकली टेस्ट का आयोजन होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। आप इस नंबर पर विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग लास्ट क्लास में मौर्य साम्राज्य को देख रहे थे, और उसी में अगला जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो बिंदुसार से आज देखेंगे। बिंदुसार के संदर्भ में विभिन्न फैक्ट को देखेंगे। यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। लास्ट क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पर समाप्त किए थे, और आज बिंदुसार से शुरू कर रहे हैं। तो बिंदुसार किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा? तो इनको अमित्र चेट्स या फिर अमित्र घात की संज्ञा दी गई। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। फैक्ट आ जाता है 298 से 272 BC तक इनका शासनकाल रहा है। स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेड्स की संज्ञा दी है। तो स्ट्रैबो ने बिंदुसार को क्या कहा है? तो अलिट्रोकेड्स। वायुपुराण में भद्रासन कहा गया है। कहीं कभी आप इसको मद्रासर भी सुन सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसके ऑप्शन के अनुसार से आप लगा लीजिएगा टिक।
जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो बिंदुसार के संदर्भ में हमने क्या देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। यूनानियों ने इन्हें अमित्रचेट्स या मित्रघात कहा। 298 से 272 बीसी तक इनका शासन रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकोस ने मेगास्थनीज के स्थान पर किसको भेजा, तो डायमेकस को भेजा। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने किसको भेजा मेगास्थनीज के बदले, तो ये डायमेकस को भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा राजदूत के रूप में। कहाँ, बिंदुसार के दरबार में। तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने किसको भेजा, डायोनिसस को भेजा। अगला है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये था बिंदुसार से संबंधित फैक्ट बिहार पर्सपेक्टिव में। इसके आगे हैं अशोक। अशोक महान अशोक के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता ही होगा। इनका राज्याभिषेक 269 बीसी को हुआ था। हालांकि बिंदुसार की मौत 273 में ही हो गया था, लेकिन ये अपने गृह युद्ध में लगे रहे और लास्टली इनका 269 बीसी में जाके राज्याभिषेक हुआ। इनका शासनकाल 273 से 232 बीसी तक रहा। बिंदुसार के पुत्र थे ये। इनकी माँ शुभडांगी थी और पत्नी का नाम बताया जाए तो पत्नी विभिन्न अभिलेखों में, विभिन्न शिलालेखों में या फिर विभिन्न अलग अलग शास्त्रों में इनका पत्नी अलग अलग बताया गया है। जैसे सिंहली परंपरा में देवी बोला गया है प्रथम पत्नी को। इन्हीं से महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्रियां हुई। इसी तरह शिलालेख के अनुसार कारुबाकी इनकी पत्नी बताया जाता है, रुद्रदामन शिलालेख के अनुसार। इसी तरह दिव्य बादान के अनुसार तिस्रक्षिता इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है। तो ये तीनों ही याद कर लीजिएगा, किसी भी संदर्भ में पूछा जाए कि शिलालेखों के अनुसार अशोक की पत्नी कौन थी, तो कारुबाकी थी। दिव्य बादान के अनुसार तिस्रक्षिता थी और सिंहली परंपरा के अनुसार देवी थी। कहा जा रहा है आज संघमित्रा अशोक की पटरानी थी। तो अशोक की पटरानी कौन थी, आज संघमित्रा। राज्यारोहण के पूर्व अशोक कहाँ के प्रांतीय शासक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन और तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे अशोक। उज्जैन अवंती में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा वो है बौद्ध धर्म के पूर्व अशोक को चंड अशोक कहते थे। जब अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तो उस समय इनको क्या कहा जाता था, तो चंड अशोक कहते थे। शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम शासक बने थे। ये जो भी शासन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात बोलते हैं तो टेलीविजन पर आ जाता है, ये खुदवाते थे पत्थरों में। तो ये प्रथम ऐसे शासक हुए। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। और आपको पता ही होगा अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया उसके बाद इनका जीवन बदल गया। इसी समय इन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था। इसके पहले यह ब्राह्मण मतानुयायी थे, मतलब ब्राह्मण को मानते थे, लेकिन इसके बाद ये बौद्ध धर्म अपना लिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। कलिंग को जीतने के बाद उन्होंने कलिंग को छोड़ा नहीं, अपने आधिपत्य में ही रखा। हालांकि इन्होंने भौतिक विजय की नीति यानी जाकर लड़ने की जगह पर एक दूसरी नीति का पालन किया, उसको सांस्कृतिक विजय की नीति बताई जाती है। सांस्कृतिक विजय के तहत क्या करते थे, तो ये भेरी घोष के बदले धर्म घोष की शुरुआत किए। मतलब लड़ाई के बदले धर्म पर आधारित शिक्षा दी और वहाँ धार्मिक क्रियाओं को अपनाकर अशोक अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप में देखते थे। इसी को धर्म घोष कहा गया। मौर्य साम्राज्य के प्रांत देख लेते हैं और इसकी राजधानी देख लेते हैं और वर्तमान में कहाँ अवस्थित है वो देख लेते हैं। एक वीडियो इसका और होगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तो उसमें बाकी देख लेंगे। तो प्राच्य प्रांत का वर्तमान स्थिति बिहार में है, राजधानी पाटलिपुत्र था प्राच्य का। अवंती की बात किया जाए तो एमपी में था, इसका राजधानी उज्जैनी था। कलिंग की बात किया जाए तो यह दक्षिण उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी तोसाली है। उत्तरापथ की बात किया जाए तो यह पाकिस्तान में है, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में है और सुवर्णगिरी राजधानी थी। फिर से प्राच्य का बिहार में है, पाटलिपुत्र राजधानी। अवंती एमपी में है, उज्जैनी राजधानी। कलिंग दक्षिण उड़ीसा में है, तोसाली राजधानी। उत्तरापथ पाकिस्तान में है, तक्षशिला राजधानी। दक्षिणापथ आंध्र प्रदेश में है, स्वर्णगिरी राजधानी। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको है आज के बिहार स्पेशल 5 मिनट के सीरीज पर। लास्ट क्लास में हमने नंद वंश को देख लिया था। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे। पहले परिचय से शुरुआत करेंगे मौर्य वंश का, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
फिर अशोक और मौर्यकालीन स्रोत के बारे में जानेंगे। बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए मौर्य वंश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो गौर से देखिएगा, कनेक्टिंग रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता ही होगा मगध साम्राज्य के बाद उदय होता है मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने किसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद को हराकर। इसमें इनकी सहायता कौन किए थे? तो चाणक्य इनकी सहायता किए थे। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम भी हैं जो यूनान के विभिन्न अभिलेखों में मिलते हैं। पहला नाम सैंड्रोकोटस है, जो स्ट्रैबो और एरियन ने उपयोग किया है इनके नाम के लिए, सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस भी बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको एपियानस और प्लूटार्क ने कहा है। एक और नाम सैंड्रिकोप्टस बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ये नियार्कस द्वारा कहा जाता था। तो ये सारे नाम है, याद रखिएगा। सैंड्रोकोटस जो स्ट्रैबो और एरियन द्वारा, एंड्रोकोटस एपियानस और प्लूटार्क द्वारा, और सैंड्रोकोप्टस जो नियार्कस द्वारा बोला जाता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार अब देखिएगा तो उत्तर में तक्षशिला तक, दक्षिण में स्वर्णगिरि तक, पूर्व में कलिंग तक और पश्चिम में अवंती पथ तक फैला हुआ था। साथ ही पूर्वी प्रांत का क्षेत्र देख लीजिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख लीजिए, पाटलिपुत्र तक ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, उत्तरा पथ तक्षशिला, दक्षिण पथ स्वर्णगिरि, पूर्वी पथ कलिंग और पश्चिमी पथ यानी अवंती पथ उज्जैन, और जो उत्तर पूर्वी प्रांत है वो पाटलिपुत्र। ये था विस्तार। जैसा कि मैंने बोला कि मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का अहम भूमिका रहा है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, तो इन दोनों नामों को लेकर कंफ्यूज मत रहिएगा। इनके पिता का नाम चनक था। भारत का मैकियावेली कहा जाता है किनको? चाणक्य को। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये 15 खंडों में उपस्थित है और 7 अंगों की बात इसमें की गई है, जिसमें स्वामी यानी राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद की चर्चा की गई है। ये 7 अंग हैं। कौन कौन सा? स्वामी यानी राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। चाणक्य के अनुसार राजा क्या होना चाहिए? तो ये धर्म प्रवर्तक का संचालक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 बीसी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में बनाया। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति के भी लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग, तो इनके जो जाति को लेकर है या फिर श्रेष्ठता को लेकर है प्रश्न उठते रहे हैं। आगे बोला जाए तो चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था, यानी सेल्यूकस को इन्होंने हराया था। और सेल्यूकस कौन था? तो यूनानी वायसराय था, और चंद्रगुप्त ने इसको हराकर सेल्यूकस के साथ संधि कर लिया। संधि के उपरांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अरामाकोसिया यानी कंधार, पेरोपनिसडाई यानी काबुल, एरिया यानी हेरात और जेड्रोसिया ये प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश हो गए। उन्होंने सेल्यूकस को 500 हाथियों का तोहफा दे दिया। हाथी, जो इनका हाथी सेना था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हाथी 500 प्रदान किए। अगला है, मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा। इन्होंने किसकी रचना की? तो इंडिका की रचना की। उन्होंने एक बात और कहा कि उन्होंने दास को नहीं देखा था मौर्य काल में। हालांकि कहा जाता है कि इसके पहले से ही दास प्रथा भारत में व्याप्त था, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है सीधा सीधी कि दास इन्होंने नहीं देखा है। इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में भी बांटा था। तो किसने भारत के समाज को 7 श्रेणियों में बांटा? तो ये थे मेगास्थनीज। जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्य बनकर चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कहाँ? श्रवण बेलगोला। इन्होंने यहाँ पर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। संलेखना क्या है? जिसमें व्यक्ति उपवास रहकर, भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग करता है। आपको श्रवण बेलगोला जब नाम सुने होंगे तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, क्या? कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गोमतेश्वर और बाहुबली की जो है गोमतेश्वर, उनको बाहुबली भी कहा जाता है, यहीं स्थापित है। और यह एक पहाड़ पर बना प्रतिमा है, तो ये बहुत फेमस प्रतिमा है।
आप अगर श्रवण बेलगोला जाने का मौका मिलता है तो इस प्रतिमा को जरूर देखें। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method group हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज के साथ मैं आ चुका हूं। इस सीरीज में हम लोग बिहार से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखते हैं। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो या अन्य एग्जाम हो, सारे ही एग्जाम में यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसके पहले का जितना भी पार्ट है आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं बीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जिसमें हम लोग पर डे टेस्ट, क्लासेज, ग्रुप डिस्कशन और वीकली टेस्ट का आयोजन करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं और साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आते हैं बिहार स्पेशल फैक्ट पे। हम लोग मौर्य साम्राज्य पे चल रहे थे। मौर्य साम्राज्य में लास्ट क्लास में हम लोग अशोक से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखे थे। आज उससे आगे देखेंगे। अशोक के बारे में हमने पढ़ा था कि वह बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म के संदर्भ में उसने अपनी पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था उसके प्रचार के लिए। आगे का क्रम यह है कि अशोक ने ही बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन का आयोजन करवाया था। कब करवाया था? 250 BC में। कहाँ करवाया था? पाटलिपुत्रा में। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है। अगला फैक्ट है, अशोक ने नारी समाज में धर्म प्रचार करने के लिए धम्म महापात्र बहाल किया था। तो नारी समाज में विशेष रूप से धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने धम्म महापात्र बहाल किया था। अगला फैक्ट है वो है, साम्राज्य में न्याय कार्य के लिए किसको रखा गया था? तो इसका नाम राजुक था। न्याय कार्य कौन करता था? राजुक। टील पैंथर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की, जिसकी संख्या कितना था? 14 था। अशोक के अभिलेख को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक लेख। इसी में अशोक के अभिशासन के बारे में जानकारी मिलता है। इस अभिलेखों की भाषा की बात कर लिया जाए तो यह प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी, इन सारे भाषाओं में है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस किस भाषा में अशोक के अभिलेख थे? तो इसमें पाली रहेगा, प्राकृत रहेगा, ब्राह्मी रहेगा। अब आपको देख के इसमें टिक आउट करना पड़ेगा। तो आप ये याद कर लीजिए, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी अशोक के शिलालेख के भाषा थे। आगे बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेखों के विभिन्न अभिलेखों को जो बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात किया जाए तो मेरठ में था। मेरठ यूपी में है। वहां से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया था इस अभिलेख को, जिसका नाम था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने एक और काम किया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात हो रहा है, जो सहारनपुर में हुआ करता था, उसको दिल्ली लेकर गया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख कहाँ है? तो यह पश्चिम चंपारण बिहार में है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ है? तो लौरिया आ गया दोनों में, तो दोनों में ही चंपारण होगा। ये रामपुरवा स्तंभ लेख भी चंपारण से ही है। तो ये तीनों फैक्ट बिहार से संदर्भित हैं। आगे बढ़ते हैं। रुमिनदेई अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें कराधान का चर्चा है। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें कराधान के बारे में चर्चा किया गया है? तो वो है रुमिनदेई अभिलेख। कर राजस्व उपज का कितना प्रतिशत भाग होता था? तो 1/6 भाग होता था। अब इसको प्रतिशत में निकाल सकते हैं। बलि एक प्रकार का क्या था? तो भू राजस्व कर था। तो बलि क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व कर था। आगे बढ़ते हैं। हिरण्य नामक कर अनाज में ना होकर नगद के रूप में देना पड़ता था। तो हिरण्य कर क्या था? तो नगद के रूप में जो कर देना पड़ता था उसको हिरण्य कर कहा जाता था। राजकीय भूमि से होने वाला आय सीता कहलाता था, जबकि व्यवस्थापक जो उसका होता था, मैनेजमेंट जो करता था, उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। तो सीता किसको बोला जाता था? जो राजकीय भूमि पर आय होता था उसको सीता बोला जाता था। कलहन की राजतलंगी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। कौन? अशोक। तो किसके
पुस्तक से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था, तो कलहन के राजतरंगिणी से यह पता चलता है। मध्य प्रदेश के समीप सांची बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो सांची बौद्ध स्तूप कहाँ है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में है। किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया में पहाड़ियों को काटकर गुफा का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था, तो अशोक ने शुरू करवाया था और उसके पौत्र दशरथ ने पूरा किया था। तो गया के पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, तो बराबर की गुफा इसको बोला जाता है। अशोक के स्तंभ ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित थे। तो अशोक के स्तंभ किससे किससे प्रभावित थे, तो ईरानी और यूनानी दोनों कलाओं से प्रभावित था इसका स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। कौन हुआ अशोक का उत्तराधिकारी, तो अशोक 232 बीसी में अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल जो था वो सत्तासीन हुआ। हालांकि कोई उतना सुयोग्य पुत्र नहीं हो पाया जो मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। धीरे धीरे लास्ट में जाके मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बना वो था बृहदत्त, जिसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अब देखिए यहाँ से अंतिम शासक कौन हो गया, बृहदत्त हो गया। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसके मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो ये शुंग वंश आया है। अब अगले क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो शुंग वंश को देखेंगे। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो ये आज के फैक्ट थे। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखेंगे और आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method group. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, बिहार स्पेशल के सीरीज़ के साथ मैं आ चुका हूं, जिसमें हम लोग 5 मिनट के अंदर बिहार से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही बता दूं ये 16 पार्ट है। इसके पहले का जितना भी पार्ट है आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेज करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जिसमें हम लोग पर डे टेस्ट क्लासेज और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करते हैं। साथ ही वीकली टेस्ट का भी आयोजन होता है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध कराते हैं क्लासेज का। तो चलिए आज आते हैं अपने बीपीएससी स्पेशल पीटी फैक्ट पे। लास्ट क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था और शुंग वंश का स्थापना हुआ था। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पहला फैक्ट तो ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पुष्यमित्र शुंग है शुंग वंश के संस्थापक। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र और विदिशा, ये दोनों आपको याद रखना है। और आप एक बात ध्यान में रखिएगा, बिहार के संदर्भ में बीपीएससी के बारे में खास करके बात करूं तो ये ऑप्शन आता है, तो हो सकता है पाटलिपुत्र भी दे दे और विदिशा भी दे दे। ऐसे में ये ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है यह पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। कौन सा, तो शुंग वंश। शुंग वंश पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के प्रधान सेनापति थे और इन्होंने ही हत्या किया था या मार डाला था बृहदत्त को। तो इस रूप में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, तो बृहदत्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवनों, जिन्हें डेमेट्रियस कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो किसके समय में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में। कहा जा रहा है पुष्यमित्र शुंग के काल में ही 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरोहित जो थे वो कौन थे, तो महान पतंजलि थे, महाभास्कर के प्रणेता। पतंजलि नाम छुपा हुआ नहीं है। तो ये किसके समय में संबंधित हैं, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि थे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, तो आपको हर एंगल से उसको पकड़ने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है वो है पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाया था और यहीं से आप कह सकते हैं कि विष्णु का उपासना शुरू हुआ था। यहीं से ब्राह्मण साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। तो हमने क्या क्या देखा, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा, पहला ब्राह्मण समाज, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या इन्होंने की थी
और पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। पतंजलि के समकालीन पुष्यमित्र शुंग थे। तो ये सारे फैक्ट जो थे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बनते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के समय विदिशा के शासक थे। आपको पता होगा एक मेन राजा होता था, फिर वो अपने जैसे अभी आप देख सकते होंगे देश है फिर राज्य है, तो वैसे ही विदिशा के शासक थे अग्निमित्र। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालकाभिगमनम अग्निमित्रम में अग्निमित्र के बारे में ही चर्चा किया गया है, यानी नायक के रूप में दिखलाया गया है। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र बने जिन्होंने यवनों को पराजित किया। तो पहले यवनों को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, फिर वसुमित्र ने। और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो देवभूति हुए। तो यहीं पर शुंग वंश का अंत होता है। आगे बढ़ते हैं कण्व वंश की ओर। कण्व वंश के बारे में बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। वासुदेव शुंग की तरह ही ब्राह्मण थे और ये इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य को ही आगे बढ़ाया। वासुदेव शुंग के अंतिम शासक देवभूति की हत्या इन्होंने की थी। तो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कौन किए थे? तो वासुदेव ने किए थे। वासुदेव ने हत्या करे कौन वंश की स्थापना किया? तो कण्व वंश की स्थापना किया। और जब शुंग वंश का शासन था उस समय यह अमात्य थे। कौन? तो वसुदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 BC में सिमुक ने किया था। जो आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना किए थे सिमुक, उन्होंने सुशर्मन की हत्या किया था। तो इस रूप में कण्व वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? तो सुशर्मन हो गए कण्व वंश के अंतिम शासक। इसके आगे बढ़ते हैं कुषाण वंश की ओर। कुषाण वंश, इस वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन हम लोग बिहार पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो पूरा कुषाण वंश को डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम लोग जहाँ बिहार से जुड़ रहा है मैटर वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, इसने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था। किसने? कनिष्क ने। और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गए थे। तो अश्वघोष को अपने साथ कौन ले गए थे? तो कुषाण ले गए थे। कुषाण के आक्रमण के पश्चात मगध शासकों ने कनिष्क की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। तो ये थे कनिष्क। अब अगला जो हम लोग यूनिट देखेंगे वो होगा गुप्त साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगले सीरीज में इसके बारे में देखेंगे। ये सीरीज पार्ट बाय पार्ट है। अगर आप हर सीरीज के साथ बने होंगे तो आपको ये कहानी की तरह लगेगा और पूरा फैक्ट याद होते चला जाएगा। तो हर सीरीज को देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method group हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सिर्फ 5 मिनट का यह वीडियो होगा जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखेंगे। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास को देखने में लगे हुए हैं। ये 18वां पार्ट है और इसके पहले का जितना भी भाग है आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहिएगा तो आपको हर लेक्चर समझ में आएगा, याद हो जाएगा। तो आप इस लेक्चर को मिस ना करें। साथ ही बता दूं कि यह वीडियो जो है बीपीएससी के अलावा बीएसएससी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी से संबंधित ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जिसमें हम लोग पर डे के स्तर पर टेस्ट, क्लासेज और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करते हैं। साथ ही वीकली टेस्ट का भी आयोजन होता है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर से बात कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। हम लोग गुप्त साम्राज्य पर बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को लास्ट क्लास में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया था। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए तो इन्होंने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया था, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। कहा जा रहा है अगला फैक्ट कि देवी चंद्रगुप्तम एवं हर्षचरित्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया। अब सकारी कहा गया किनको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस संदर्भ में सकारी कहा गया? क्योंकि उन्होंने शक्यों पर विजय हासिल किया था, इसलिए इनको सकारी कहा गया। विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात हमेशा होती है और ये पूछा जाता है कि नवरत्न किनके दरबार में पाए जाते थे या होते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या दरबार में होते थे। कौन कौन है नवरत्न? तो कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट पर, बारामिहिर, बरूची,
जैसे विद्वान इनके 9 रत्नों में शामिल थे। लेकिन इसमें कुछ नाम आपको याद रखना है, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, बारामहीर, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको अपना द्वितीय राजधानी बनाया? तो उज्जैन को बनाया था। चीनी यात्री फाहियान की बात किया जाए तो फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आए थे और फाहियान ने ही अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिसको क्या कहते हैं? फोबोकी। हम लोग पहला वीडियो याद कीजिए, आप पहला वीडियो में ये सब चर्चा हुआ है, कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए हैं, पहला वीडियो में ही हम लोग चर्चा किए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहिए। अगला है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखित पंचतंत्र को दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने की। किस काल में किया? तो गुप्त काल में किया गया। इसी समय आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो आर्यभट्ट किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं, मतलब उसी के समकालीन रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के आसपास ही इनका रहा है समय काल। कहा जा रहा है आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह बताया था। आगे है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उन्हीं के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं कुमारगुप्त, जो ध्रुव देवी के पुत्र हैं। यानी कुमार गुप्त की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी के पुत्र हैं कुमारगुप्त। इन्हें महेंद्र दिव्य भी कहा जाता है। तो कुमारगुप्त को महेंद्र दिव्य भी कहा जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही हैं। कितना अभिलेख है? 18 अभिलेख है इनका। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किनका है? तो कुमारगुप्त का है। नालंदा विश्वविद्यालय याद कीजिए, किन्होंने बनाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने ही बनाया था। अगला फैक्ट है, कुमारगुप्त को ही सर्वाधिक सिक्के जारी करने का भी श्रेय जाता है। 9 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने जारी किए थे। इनके बाद स्कंदगुप्त का नाम आता है। 455 से 467 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में स्कंदगुप्त शासन किए। इनको उपाधि मिला था परम भागवत का। स्कंदगुप्त को कौन सा उपाधि मिला? परम भागवत का। यह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो स्कंदगुप्त किनको मानते थे? वैष्णव को मानते थे। इन्होंने ही गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पुष्यमित्र वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया, साथ ही बकातक को भी इन्होंने हराया था। तो हुनों के साथ साथ किसको हराया? बकातक को। गुप्त काल का अंतिम शासक भानुगुप्त था। सती प्रथा का पहला साक्ष्य भी भानुगुप्त के समय ही मिलता है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? भानुगुप्त हो गया। प्रमुख मंदिर वो कहाँ से हैं, मतलब स्थान कौन सा है, ये देख लेते हैं। बुद्धदेव मंदिर की बात किया जाए सांची बोधगया में, तांबे की बुद्ध मूर्ति सुल्तानगंज में, सूर्य मंदिर मंदसौर में, जरासंध की बैठक राजगृह में, लक्ष्मण मंदिर बीतरगांव कानपुर में, महाकाल मंदिर उज्जैन में और शैव गुफा उदयगिरी में। फिर से बुद्धदेव मंदिर कहाँ? सांची बोधगया, तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज, सूर्य मंदिर मंदसौर, जरासंध की बैठक राजगिरी, लक्ष्मण मंदिर बीतरगांव कानपुर, महाकाल मंदिर उज्जैन और शैव गुफा उदयगिरी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मे भी नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन इतिहास का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग भूगोल पे चलेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method group. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के साथ आ चुके हैं, जिसमें आज 17वां पार्ट होगा। हम लोग बिहार इतिहास को लेकर चल रहे हैं और मैं बता दूं, यह सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखेंगे। ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि बीएसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 17वां पार्ट है और इसके पहले का जितना भी पार्ट है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आप हमारे संस्थान श्योर सक्सेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा देते हैं। प्रतिदिन के आधार पर टेस्ट, क्लासेज और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन होता है और साथ ही वीकली टेस्ट का भी आयोजन होता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बीपीएससी के संदर्भ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में हम लोग आपके साथ रहेंगे।
आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में पहला जो फैक्ट है वो है स्वर्ण काल कहा जाता है भारत के इतिहास का। तो किस शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। एक और है गुप्त किससे संबद्ध है? तो कुषाणों से संबद्ध है। ये कुषाणों के सामंत कहे जाते थे, यानी कुषाण वंश के बाद गुप्त साम्राज्य की बात होती है। तो लास्ट क्लास में हमने कुषाण वंश के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किया था, क्योंकि बिहार से ज़्यादा उनका संबद्धता था नहीं। ऐसे में हम लोग गुप्त साम्राज्य पर डायरेक्ट आ चुके हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था फिर से? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ था। जब इसके राजा की बात होती है यानी शासक की बात होती है तो श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं हुए। फिर से मैं बता दूं, ये स्वतंत्र शासक नहीं हुए। हालांकि बोला जाता है गुप्त वंश की शुरुआत या साम्राज्य की शुरुआत इसी समय हो गया था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से एक साम्राज्य के रूप में इसको विकसित नहीं कर पाए थे, यानी ये अधीन थे किनके? कुषाणों के। लेकिन स्वतंत्र शासक बना पहला वो था चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी में। कहा जाता है यह प्रथम वास्तविक संस्थापक बना गुप्त वंश का। गुप्त संवत की स्थापना भी इसने किया 319 से 20 ईस्वी में। प्रथम शासक जिसने सोने का सिक्का चलाया, तो कौन ऐसा पहला शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। एक बात और है इनके सोने के सिक्के के साथ कि एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था जो राजा रानी थे उस समय, और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी का आकृति था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोना का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, जिसमें एक तरफ उनका और उनके पत्नी का और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का पिक्चर था। आगे बढ़ते हैं। कुमार देवी के बारे में आपको जानना चाहिए। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया था। तो वैशाली राज्य प्राप्त किया किनसे विवाह करके? कुमार देवी के साथ विवाह करके, और इन्हीं की आकृति इस सिक्के में भी रखा गया। अगला जो शासक बने वो थे समुद्रगुप्त। ये कुमार देवी के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जो किनसे उत्पन्न हुए थे? तो कुमार देवी से। इन्होंने एक उपाधि धारण किया, उसका नाम था परक्रमांक। इन्हीं के समय में हरिसेन हुए, जो कवि भी थे और इनके मंत्री भी थे। प्रसिद्ध कवि हैं हरिसेन। तो हरिसेन किस राजा से संबंध रखते हैं? तो समुद्रगुप्त से संबंध रखते हैं। समुद्रगुप्त को ही B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। आपको पता ही होगा, नेपोलियन फ्रांस से संबंध रखते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में कैप्टन A. ट्रायर ने की थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है हमारा, समुद्रगुप्त की बीना वादन का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी समुद्रगुप्त बीना वादन करते थे, बीना बजाते थे। समुद्रगुप्त को इसलिए कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? तो कविराज कहा जाता है। धर्मनिष्ठ होने के कारण समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर वध अर्थ कहा गया, जिसका अर्थ होता है धर्म का प्राचीर। तो धर्म का प्राचीर के संदर्भ में इनको क्या नाम पड़ा? तो धर्मव प्राचीर वंध। ठीक है, ये किनका नाम था? समुद्रगुप्त का नाम था। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु के साथ मित्रता किए थे। तो समुद्रगुप्त के समय कौन से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे? तो वो थे वसुबंधु। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस राजा ने समुद्रगुप्त के पास गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए भेजा था दूत? तो वो थे मेघवर्मन। अगला है जो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि एक और नाम आता है इन दोनों के बीच में, यानी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में, वो है रामगुप्त। हालांकि ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाए, इसलिए इनको एक श्रेणीबद्ध में नहीं रखा गया है। तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 से 412 ईस्वी तक शासन किए। इन्होंने 3 उपाधियां धारण की। किन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। तो 3 उपाधियां कौन कौन सा धारण किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। अन्य नाम क्या था? तो देवगुप्त, देवव्रत और देवश्री।
तो ये अन्य 3 नाम इनके ये थे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 काम किया। एक तो उन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया और दूसरा विजय का सहारा लिया, यानी जीतते थे राज्यों को। तो इस तरह इन्होंने 2 नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया और इन्हीं के समय गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। चंद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा से कराया था। तो किन्होंने अपनी कन्या के विवाह वाकाटक के राजा से करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आज यहीं तक। अगला दिन चंद्रगुप्त से संबंधित बहुत सारे अन्य फैक्ट है उससे जुड़ेंगे और अन्य फैक्ट फिर जुड़ते चला जाएगा। तो ये सीरीज क्रमबद्ध रूप से देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट आपको सीरीज के साथ ही याद हो जाएंगे, अलग जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्रमबद्धता बनाए रखना आपको जरूरी है। अगर नहीं है क्रमबद्धता यानी सीरीज से नहीं जुड़े हुए तो फिर से वीडियो देखिए पूरा, आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। UPSC/BPSC preparation and scientific method first time in Panta. Smart teaching method group हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों अभी हम लोग बिहार स्पेशल 5 मिनट का सीरीज देखेंगे जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित विभिन्न फैक्ट को देखेंगे। अभी हमारा प्राचीन इतिहास का पोर्शन चल रहा है और इसके बाद बिहार ज्योग्राफी शुरू होगा। मैं बता दूं यह सीरीज का 19वां पार्ट है और इसके पहले का जितना भी पार्ट है आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं बीपीएससी एग्जाम के अलावा बीएसएससी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ जैसे एग्जाम के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रतिदिन के स्तर पर टेस्ट, क्लासेज और ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करते हैं। साथ ही वीकली टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल है। 66 बीपीएससी और 65 बीपीएससी मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी इंक्वायरी इस पर नंबर पर कर सकते हैं। तो चलिए आज लास्ट पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है पालकाल। पालकाल के संदर्भ में बिहार से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सिर्फ देखेंगे, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में और भी अन्य पार्ट हैं या अन्य फैक्ट हैं जो आपको पढ़ना हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बिहार से संबंधित बातें हैं। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। तो कब की बात हो रही है? 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां कौन थी? तो गुर्जर प्रतिहार राजपूताना से, राष्ट्रकूट दक्कन से और पाल शासक जो बंगाल बिहार में थे। और इन्हीं तीनों में से हम लोग पाल शासक को आज देखने जा रहे हैं। एक बात और आपको पता होना चाहिए, उस समय आप अभी दिल्ली को देख रहे होंगे, जिस तरह राजधानी उसी तरह उस समय कन्नौज था और कन्नौज पर अधिकार को लेकर ये तीनों शक्तियां लगातार लड़ती रही हैं। कहा जा रहा है उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक बना हुआ था कन्नौज उस समय। पाल वंश का उदय जब हुआ तो इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। उस समय राजधानी बनाया गया मुंगेर को। गोपाल उदंतपुरी यानी वर्तमान में जो बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाया था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के समीप स्थित है। यह विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था यह विश्वविद्यालय। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में महर्रक्षित और शीलभद्र का विशेष नाम प्रतिष्ठित है। तो उदंतपुरी से हम लोग क्या क्या फैक्ट देखें? पहला तो यह बिहार शरीफ में है, दूसरा यह तंत्र विद्या की शिक्षा देता है, तीसरा इसमें 2 महान विद्वान हैं, महर्रक्षित और शीलभद्र। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धर्मपाल आते हैं। 710 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ता है। तो धर्मपाल किससे पराजित होते हैं? ध्रुव से पराजित होते हैं। ये किसके राजा हैं? राष्ट्रकूट के। जैसा कि ऊपर हम लोग 3 शक्तियों के उदय की बात देख चुके थे। धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहां एक भव्य दरबार का निर्माण भी करवाया था। तो पहले तो ध्रुव से पराजित हो गया, लेकिन फिर कन्नौज को इन्होंने जीत लिया था। धर्मपाल जो थे बौद्ध मतावलंबी थे और धर्मपाल ने भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए? धर्मपाल किए। उदंतपुरी कौन किए? गोपाल किए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के संदर्भ में। साथ ही बोला जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के रखाव हेतु 200 गांव दान स्वरूप दिए थे और इन्हीं गांव में से जो टैक्स आता था वो नालंदा विश्वविद्यालय में खर्च होता था। कहा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय इसमें वज्रयान शाखा, न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, नालंदा विश्वविद्यालय का रखरखाव धर्मपाल ने, और इसी के लिए 200 गांवों का दान दिया था। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा, न्याय और तत्वज्ञान के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दिया जाता था। अगला फैक्ट जो जुड़ेगा वो देवपाल से जुड़ेगा। धर्मपाल के पुत्र थे देवपाल। उसने प्राग, ज्योतिषपुर और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ज्योतिषपुर कहाँ है? असम में है। तो इन्होंने 2 हिस्सों को मिलाया, ज्योतिषपुर को और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को। इसने भी अपनी राजधानी कहाँ रखा? मुंगेर। देवपाल दक्षिण पूर्व एशियाई देश जावा के शासक बालपुत्र देव से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। तो कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने जावा के शासक, जो अभी आप देख सकते होंगे जावा सुमात्रा इंडोनेशिया की बात हो रही है, वहाँ के शासक बालपुत्र देव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा? तो देवपाल। देवपाल को बौद्ध धर्म का आश्रयदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का आश्रयदाता किसको माना जाता है? देवपाल को माना जाता है। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। तो सुलेमान ने भारत की यात्रा कब की थी? 9वीं सदी में। इसने पाल राज को रुहमा या धर्म कहा था। तो किसने पाल राज को रुहमा या धर्म कहा था? तो ये सुलेमान ने कहा था। लास्ट शासक हैं वो हैं महिपाल प्रथम। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है महिपाल प्रथम को। पाल वंश में ही बौद्ध धर्म शांत रक्षित और अतीसा दीपंकर तिब्बत गए थे। तो शांत रक्षित और तीसा दीपंकर तिब्बत किसके शासनकाल में गए थे? तो पाल शासनकाल में गए थे। 1023 में महिपाल को चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध करना पड़ा, जिसमें महिपाल की पराजय हुई और 1038 में महिपाल की मृत्यु हो गई और पाल वंश का पतन हो गया। तो ये था प्राचीन इतिहास बिहार के संदर्भ में। अब अगले वीडियो से बिहार ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को